हेलो बच्चों, पहले पार्ट में हम लोगों ने ये सीख लिया हाउ टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नाउ मूव करते हैं हम लोग कंडीशन एंड वारंटी पे। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। आप लोगों ने पेपर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, नहीं सॉल्व किए होंगे तो हमारे साथ सॉल्व करेंगे। मैंने क्लास में भी आप लोगों को दिखाया कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ जिसको पूछे बगैर सेल्स ऑफ गुड्स में क्वेश्चन नहीं बन सकते। ये टॉपिक से क्वेश्चन आना है, 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। बढ़िया से पढ़ेंगे ये वीडियो ना, आपको ना 6 नंबर तो दिलाई देगी कम से कम, और मैक्सिमम ना आपको 10 नंबर भी यहाँ से मिल सकते हैं। कभी कभी ये सेकंड यूनिट से ही आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं, और कभी कभी ना आपको बाकी यूनिट्स भी पढ़ने होते हैं ना। तो ये यूनिट आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो एकदम अच्छे से पढ़ने वाले, फटाफट फटाफट हम लोग खत्म करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, है ना। सर इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी ये होती क्या है, कंडीशन एंड वारंटी क्या है। देखो मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन एक सिचुएशन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस से जुड़ी हुई होती है। कंडीशन एक स्टिपुलेशन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस से जुड़ी हुई होती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन को फॉलो नहीं किया गया, अगर बायर ने किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी गुड्स को परचेज करते समय कोई कंडीशन बताई है और अगर सेलर ने वो कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो फिर बायर के पास कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का भी राइट आता है एंड डैमेजेस को रिकवर करने का भी राइट आता है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत अच्छे से पढ़ना। सर कंडीशन क्या होती है, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस पे जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस से जुड़ी हुई होती है। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। आ जाओ देखते हैं जरा क्या लिखा है कंडीशन सेक्शन 12 कंडीशन की बात हम लोग करते हैं। तो कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स विच आर सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी कंडीशन और वारंटी। अब कंडीशन क्या, कंडीशन इज स्टिपुलेशन विच इज इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एंड अगर कंडीशन को ब्रीच किया तो बायर हैज डबल रेमेडी। अगर सेलर ने कंडीशन को ब्रीच किया तो बायर हैज डबल रेमेडी, प्लीज ध्यान रखना। मैम एग्जाम्पल दो यार, तब समझ में आएगा। कंडीशन में एग्जाम्पल देते हैं। मान लो मैं एक कार डीलर के पास गई जिसके पास वैरायटीज ऑफ कार है। मैंने उससे कहा कि एक ऐसी कार दो जो टूरिंग पर्पस के लिए टूरिंग पर्पस के लिए फिट हो। मैं एक कार डीलर के पास गई, वो वैरायटीज ऑफ कार सेल कर रहा था। मैंने उससे कहा कि मुझे एक ऐसी कार दो जो टूरिंग पर्पस के लिए अच्छी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी होती है, टूर पे जाना होता है, तो कोई ऐसी कार देना। उसने मुझे मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर जो है वो उसने मुझे सजेस्ट कर दी, और मैंने वो मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर परचेज कर ली ना। आपको लगता है कि मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर टूरिंग पर्पस के लिए फुलफिल है, फिट है? ऑफ कोर्स वो फिट नहीं है। मारुति की जो स्विफ्ट डिज़ायर है वो टूरिंग पर्पस के लिए फिट नहीं है। और कुछ ही दिन के बाद ना वो कार का बैंड बज गया ना। मैं सेलर के पास गई और मैंने वो कार को उसके मुंह पे मारा। मैंने कहा मुझे मेरे पैसे वापस करो, एज वेल एज डैमेजेस दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, मेन जो मैं जब कार परचेज करने गई थी तो मैंने सेलर से बताया था कि भाई मेरे को कौन सी कार चाहिए जो टूरिंग पर्पज़ के लिए फिट हो, और तुमने मुझे एक ऐसी कार दी जो टूरिंग पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया, ठीक है। तो ये एक बड़ी इसेंशियल एलिमेंट थी कि किसी पर्सन ने, किसी बायर ने अगर कॉन्ट्रैक्ट में सेलर को बता रखा है कि मुझे अपनी ये गुड्स इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए, तो वो गुड उस पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करे। अदरवाइज यहाँ पे कंडीशन का ब्रीच हो जाएगा। तो कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो कॉन्ट्रैक्ट का रूट है, जड़ है, जड़। अगर ये फुलफिल नहीं होएगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म ही नहीं होएगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो क्या कहते हैं, देखना ध्यान से। आ जाओ। P wants to purchase a car from Q and which can have a mileage of 20 km per liter. Q pointing at a particular vehicle says this car will suit you. Later P buys the car but find out later that this car only has top mileage of 15 km per liter. द अमाउंट्स ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। क्योंकि पी ने क्या कहा था, पी ने कहा था मैं एक ऐसी कार परचेज करना चाहता हूँ जो एटलीस्ट 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज तो दे ही, लेकिन एक ऐसी कार आपने सजेस्ट करी जो कार का माइलेज मैक्सिमम 15 के ऊपर तो कभी गया ही नहीं। तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाती है ना। अच्छा, जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, ये तो वही सेम एग्जाम्पल जो मैंने दिया था कि राम कंसल श्याम मोटर डीलर फॉर अ कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पज।
तो राम ने श्याम से कहा कि एक ऐसी कार मुझे सजेस्ट करो जो टूरिंग पर्पज के लिए अच्छी है, और इसने उन्हें कौन सी कार सजेस्ट करी, मारुति कार सजेस्ट करी, जो कि बाद में उस कार की बैंड बज गई। तो ये सिचुएशन में राम श्याम को सू कर सकता है क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन कर दिया। क्या मैं यहाँ से फटाफट बात करते हैं कंडीशन एंड वारंटी क्या है। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन एक ऐसी सिचुएशन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस से जुड़ी हुई होती है ना, मेन पर्पस से जुड़ी हुई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई XYZ ब्रांड का कैलकुलेटर मांगा तो मुझे यही चीज़ मिलनी चाहिए, है ना। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने XYZ मैंने कहा कि भाई मुझे ना ये गुड्स इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए, इस पर्टिकुलर क्वालिटी का चाहिए, तो वो गुड्स में वो पर्टिकुलर पर्पस या वो पर्टिकुलर क्वालिटी होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होएगा तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाएगा। तो कंडीशन एक सिचुएशन, एक स्टिपुलेशन है विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, and the aggrieved party can repudiate the contract or claim damages or both in the case of breach of condition। ठीक है ना यार। तो यहाँ पे क्या है कि कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जो एग्रीव पार्टी कौन होएगा, बायर होएगा। तो बायर हैज डबल रेमेडी, मैंने आपको पहले बताया था, बायर हैज डबल रेमेडी। कौन कौन डबल रेमेडी, राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, और राइट टू रिकवर डैमेजेस, और वो डैमेजेस भी रिकवर कर सकता है। ठीक है, ठीक है मैम। वारंटी क्या होती है, वारंटी स्टिपुलेशन विच इज कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये इसेंशियल तो नहीं होती है बट कोलेट्रल होती है। कोलेट्रल को मतलब एडिशनल होती है ना, मतलब ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये फ़ोन परचेज़ किया और एप्पल कंपनी ने मुझसे कहा कि मैम अगर आपके फ़ोन में कोई भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आएगी या हार्डवेयर प्रॉब्लम आएगी तो ये केस में ना हम इसको रिपेयर करके आपको दे देंगे। तो रिपेयर करके हमें दे देंगे, ये उन्होंने प्रॉमिस किया था हमें, है ना। 6 महीने के अंदर वो रिपेयर करके मुझे दे, 6 महीने में अगर कुछ हो जाए, 6 मंथ में अगर कुछ हो जाता है मेरे फ़ोन को, तो वो उसको रिपेयर करके मुझे दे देंगे। तो ये क्या हो जाती है, वारंटी हो जाती है। ये इसेंशियल नहीं है, ये कह लो कि कोलेट्रल है। द एग्री पार्टी कैन क्लेम ओनली फॉर डैमेजेस। मैं सिर्फ अगर मान लो एप्पल वालों ने बनवा के नहीं दिया तो मैं जाऊंगी भाई किसी और से रिपेयर करवाऊंगी, तो मैंने रिपेयर करवा लिया तो रिपेयरिंग चार्ज मैं किससे ले लूंगी, एप्पल वालों से ले लूंगी। आई बात समझ में। तो वारंटी इज अ स्टिपुलेशन विच इज कोलेट्रल टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना यार। तो एक कोलेट्रल है, एक इसेंशियल है, कंडीशन इसेंशियल है, वारंटी कोलेट्रल है। ठीक है। अच्छा आप सुन ध्यान से, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होएगा तो बायर हैज डबल रेमेडी। मैम क्या रेमेडी है होएगी, सर सुनो, ब्रीच ऑफ कंडीशन होएगा तो बायर हैज डबल रेमेडी। पहली रेमेडी क्या है सर, पहली रेमेडी है बायर के पास कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है ना, रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरी क्या है, राइट टू सू फॉर डैमेजेस। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुए तो दो राइट्स मिलते हैं। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ तो दो राइट्स, कौन कौन से, राइट टू रिकवर डैमेजेस एंड राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। एंड अगर वारंटी का ब्रीच होता है तो यहाँ पे क्या है, वारंटी के ब्रीच पे सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट है, वारंटी के ब्रीच पे सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट है। कौन सा राइट है, डैमेजेस का राइट। अच्छा आप सुन ध्यान से, अब यहाँ पे कहते हैं कि क्या कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकते हैं। तो लॉ कहता है कि अगर आपके पास दो राइट है और आप कोई एक ही राइट अवेल करना चाहते हो, अगर आपके पास दो राइट है और अगर आप कोई एक ही राइट अवेल करना चाहते हो तो यस ऑफ कोर्स आप वो एक राइट अवेल कर सकते हो। यानी कि हम लोग कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा सकता है, ब्रीच ऑफ वारंटी को क्या कंडीशन ट्रीट किया जा सकता है, नहीं। ब्रीच ऑफ वारंटी को हम कभी भी कंडीशन ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशन के ब्रीच होने पे दो राइट्स मिलते हैं और वारंटी के ब्रीच होने पे एक राइट मिलता है। तो वारंटी को कभी भी कंडीशन ट्रीट नहीं करेंगे लेकिन कंडीशन को हम वारंटी ट्रीट कर सकते हैं। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि जहाँ पे दो राइट है वहाँ पे किसी एक को अवेल कर सकते हो या दोनों को अवेल ना करो, लेकिन जहाँ पे एक ही राइट है वहाँ पे दो कहाँ से ला सकते हो। इसलिए कंडीशन वारंटी बन सकती है, वारंटी कंडीशन नहीं बन सकता है। तुम बेटा 18-19 साल क्रॉस करने के बाद बेटा अब बड़े बनोगे, तुम 25 भी क्रॉस कर सकते हो, 30 भी क्रॉस कर सकते हो और ईश्वर की कृपा रही तो 100 भी क्रॉस कर सकते हो। लेकिन बेटा 100 से क्या वापस 25 पे आ सकते हो, नहीं आ सकते हो ना। तो ये वही चीज़ यहाँ पे जहाँ पे आपका दो राइट है वहाँ पे एक अवेल कर सकते हो या दोनों अवेल मत करो, लेकिन जहाँ पे एक राइट है वहाँ दो कैसे अवेल कर सकते हो। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से पढ़ते हैं। व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी,
कब कंडीशन को वारंटी ट्रीट करेंगे, कब कंडीशन को वारंटी ट्रीट करेंगे, कब कंडीशन को वारंटी ट्रीट करेंगे। आ जाओ, कुछ बातें हैं जहाँ पे जब कब कंडीशन को वारंटी ट्रीट करेंगे। देखो सेक्शन 13 स्पेसिफाइज केसेस वेयर ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। सर सबसे पहली सिचुएशन तो सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, सोचो कैसे आती है। ब्रीच ऑफ कंडीशन, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने सेलर से कहा था कि मुझे टूरिंग पर्पस के लिए कार चाहिए, उसने मुझे एक ऐसी कार सजेस्ट करी जो कि मेरे पर्पस को फुलफिल नहीं कर रही है, यानी कि ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया। नाउ बायर हैज डबल रेमेडी, कौन कौन सा रेमेडी है, राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का राइट है, एंड राइट टू रिकवर डैमेजेस, और डैमेजेस को रिकवर करने का राइट है। ना अब मैं उस सेलर के पास गई, उससे मेरे टर्म बहुत अच्छे थे, मैंने सोचा कि अभी कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करेंगे तो यार सब चीज़ें खराब हो जाएंगी, चलो एक काम करते हैं, रेपुडिएट नहीं करते, सिर्फ डैमेजेस लेके छोड़ देते हैं। आपकी चॉइस है भाई, आपको तो कानून ने 2 अधिकार दिए हैं, राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज राइट टू रिकवर डैमेजेस। ये आपकी चॉइस है, आप एक अधिकार अवेल कर रहे हो या आप दोनों अवेल कर रहे हो या आप कोई भी अवेल मत करो, आपकी चॉइस है। आपकी कार खराब हो गई, कह रहे हो यार कोई बात नहीं, मेरे को गम खा लेना यार, है ना, शांति प्रिय लोग हैं यार, शांति से जिंदगी जिएंगे, ज़्यादा ना यार लोचे लफड़े नहीं करेंगे। अब तुम ऐसे आदमी हो, तुमने अपने राइट्स को वेव ऑफ कर लिया, वेवर कर दिया अपने राइट्स का, तुम्हारी मर्जी। तो पहला तो यही होता है, जब बायर डिस्क्रिएशन, बायर चाहे तो उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी बना सकता है। तो क्या कहते हैं, इन द फॉलोइंग केसेस अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड इवन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन वेयर अ बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस, जब बायर ने खुद ही अपने राइट्स को वेव ऑफ कर लिया। वेयर द बायर इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, जब बायर ने अपने राइट्स को वेव ऑफ कर लिया या बायर ने कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया और सिर्फ डैमेजेस लेके छोड़ दिया। जैसे मैम फॉर एग्जांपल, जैसे एक मिस्टर सेलर है, इन्होंने एक मिस्टर बायर को कहा कि मैं आप मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक मिस्टर सेलर है, एक मिस्टर बायर है, बायर ने ऑर्डर दिया मिस्टर सेलर को कि आप मुझे 100 kg राइस एट द रेट ऑफ 625, कोई इन्होंने बायर ने कोई स्पेसिफाइड राइस बताया था, वो स्पेसिफाइड राइस इनको डिलीवर करना है ना। सेलर ने राइस तो डिलीवर किया, 100 kg का राइस डिलीवर किया, लेकिन वो जो राइस था वो वैसा नहीं था जैसा बायर ने कहा था। तो अभी बायर के पास राइट है भाई, पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, तो बायर के पास राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे और डैमेजेस रिकवर कर ले। बायर ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं राइस रख लेता हूँ, लेकिन 600 रुपये मैं इसके दूंगा और 25 रुपये तुमसे रिकवर भी करूँगा डैमेजेस के तौर पर। क्या हो गया, कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर रहा है बायर, तो करने दो। तो जब बायर ने अपने राइट को वेव ऑफ कर लिया तब कंडीशन को वारंटी ट्रीट करेंगे। एंड वेयर द बायर इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, दैट इज टू से ही मे क्लेम ओनली डैमेजेस इंस्टेड ऑफ रेपुडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब बायर ही कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यार, है ना। एग्जाम्पल देखो, ए एग्री टू सप्लाई 10 bags ऑफ फर्स्ट क्वालिटी सुगर एट द रेट ऑफ 625 पर बैग बट सप्लाइज ओनली सेकेंड क्वालिटी सुगर, the price of which 600 per bag, there is a breach of condition and buyer can reject the goods। buyer के पास right है कि he can reject the goods, but if the buyer so elect, he may treat it as a breach of warranty and accept the second quality sugar and claim damages of 25 per bag। वो तो उसके ऊपर है कि वो कर सकता है। ओके फिर तीसरी बात क्या आती है, तीसरी आती है when the contract is non severable। अगर मान लो कोई सेलर ने कोई गुड्स बायर को बेचा और वो गुड्स को अलग नहीं किया जा सकता और बायर ने आधे गुड्स यूज़ कर लिए, तो फिर ये सिचुएशन में बायर के पास राइट टू रेपुडिएट खत्म हो जाता है। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर द होल गुड्स और एनी पार्ट देयर ऑफ, एक्सेप्टेंस मीन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, है ना। तो ये सिचुएशन में अगर सेलर ने बायर को कोई गुड्स भेजा और बायर ने उसको यूज़ कर लिया है और अब उस गुड्स को अलग नहीं किया जाता है, मतलब पार्ट उसका अलग नहीं किया जा सकता है, तो ये सिचुएशन में सर बायर को रेपुडिएट करने का राइट नहीं मिलेगा। आधे गुड्स उसने यूज़ कर लिए, आधे यूज़ नहीं किए और बाद में उसे पता चला कि यहाँ पे तो कंडीशन का फुलफिलमेंट हुआ ही नहीं है, तो ये केस में अगर बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया पार्शली या फुल्ली और गुड्स सेवरेबल नहीं है, तो ये केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन हम नहीं, आपको ब्रीच ऑफ कंडीशन के राइट्स नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्रीच ऑफ वारंटी के राइट्स देंगे। And where the fulfillment of any condition or warranty is excused by the law reason of impossibility या supervening impossibility। मान लो कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ना सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई या सब्सिक्वेंट इलीगलिटी आ गई, तो इस सिचुएशन में इम्पॉसिबिलिटी आ जाएगी। अगर इम्पॉसिबिलिटी आएगी तो ना आपको इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा ना इसको ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। तो वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज बाय द लॉ ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज, तो ये केस में बायर के पास राइट नहीं होएगा और ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया जाएगा या ब्रीच ऑफ वारंटी भी ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है।
तो आपसे ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, आपको कई बार पूछ चुके हैं एग्जाम में कि व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। तो पहला है व्हेन बायर वेव द राइट, दूसरा है व्हेन बायर इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, तीसरा है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड बायर ने पूरे गुड्स यूज कर लिए होंगे या हो सकता है उसके आधे गुड्स यूज कर लिए हों, या अगला आ जाता है बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। तो ये केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेंगे। अब वेवर ऑफ कंडीशन आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो वॉलंटरी वेवर है, बायर खुद ही अपने राइट्स को वेव ऑफ कर सकता है, या कंपलसरी वेवर है। वॉलंटरी वेवर का मतलब है आपने परफॉर्मेंस को वेव कर दिया, आप चाहते ही नहीं हो, जैसे वो शुगर वाला एग्जाम्पल लिया था, या इलेक्ट टू ट्रीट कंडीशन वारंटी है ना, बायर ने अपने दोनों राइट अवेल नहीं किए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरे दोस्त से कहा कि बताओ कौन सी कार अच्छी है टूरिंग पर्पस के लिए, तो उसने स्विफ्ट डिजायर मुझे सजेस्ट कर दिया, मैंने स्विफ्ट डिजायर उससे परचेज कर लिया, बाद में पता चला स्विफ्ट डिजायर टूरिंग पर्पस के लिए अच्छी ही नहीं है ना। अब मैं चाहती हूँ छोड़ो यार जाने दो, क्या फ़ायदा है यार, तो छोड़ो यार जाने दो, क्या फ़ायदा है। तो ये सिचुएशन में जब मैं ऐसा कह रही हूँ तब तो फिर कोई दिक्कत, जब मैं ही अपने राइट्स को अवेल नहीं कर रही हूँ, मैं वेव ऑफ कर रही हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा। या फिर मैंने रेपोडेट तो नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो नहीं है, लेकिन डैमेजेस रिकवर कर लिए, तो ये दोनों चॉइस मेरे पास है, मैं जो भी अवेल करूँ। कंपलसरी वेवर नॉन सेवरेबिलिटी पे, या फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज बाय द लॉ। आ जाओ, अब हमारे कंडीशन कैसे कितने होते हैं, देखो एक तो देखो हमारे कंडीशन जो होते हैं वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। हमारे जो कंडीशन है वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब बायर ने सेल को करते समय, पर गुड्स को परचेज करते समय उसने पूछ ली, उसने बायर ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉर्म करते समय ही सेलर को बता दिया, देखो भैया हमें ऐसा ऐसा गुड्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मान लो मैं किसी शॉप पे गई, मैं किसी मिठाई की शॉप पे गई और मैंने उनसे कहा कि भैया ना 1 kg काजू कतली दे दो। अब मैंने उनसे काजू कतली की डिमांड करी ना, मैंने उनको डिस्क्राइब कर दिया कि मुझे कौन सा गुड्स चाहिए। आपके भाई मिठाई वाले के दुकान पे तो बहुत सारी मिठाइयाँ होंगी, तो मैंने उनसे डिमांड किया कि मुझे काजू कतली दे दो। तो काजू कतली क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये कंडीशन हो गई, और ये मैंने एक्सप्रेसली बताई हुई है कि मुझे ये चाहिए, तो ये तो एक्सप्रेस कंडीशन होती है। इसके अलावा कुछ इम्प्लाइड कंडीशन भी होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो लॉ कहता है कि कभी भी किसी भी गुड्स को आप परचेज करोगे तो उस गुड्स को परचेज करते समय उस गुड्स में कुछ ना कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस भी होंगी। इम्प्लाइड का मतलब आप अज्यूम कर लेना कि ये चीज़ें हमेशा गुड्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो कंडीशन एंड वारंटी है वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब जब बायर खुद बताता है ना, ओरली बताता है, लिख के देता है कि गुड्स में हमें ये चीज़ें चाहिए, तो वो एक्सप्रेस हो जाएंगे। और जब बायर नहीं बताता है लेकिन लॉ कहता है कि ये होना चाहिए, तो वो इम्प्लाइड हो जाएंगे यार, है ना। Express conditions are those which are agreed upon between the parties at a time of the contract and expressly provided in the contract. Implied means presume करता है law, है ना, presume करता है law, ठीक है ना। अब कौन कौन सी implied condition है, वेरी इंपॉर्टेंट यार, बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ना यार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आप लोगों को पता है ना। खूब खाते भी जाओ, पीते भी जाओ और पढ़ते भी जाओ, ठीक है। बहुत गर्म है यार, पीने का नहीं, सिर्फ खाने का। आ जाओ आ जाओ। अरे यार मैम इतनी पी के जल्दी है, ठंडा हो जाने दो यार, यार कंट्रोल नहीं हुआ इसी वजह से। चलो आ जाओ। इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब कौन कौन से इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब कौन कौन से कंडीशन, वो कंडीशन जो लॉ प्रिज्यूम करता है ना। अब सबसे पहले कंडीशन पढ़ेंगे फिर वारंटी पढ़ने वाले हैं ना। सर पहली कंडीशन है कंडीशन एज टू टाइटल। जब भी हम किसी भी गुड्स को परचेज करेंगे तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि इस गुड्स का टाइटल जो पर्सन मुझे सेल करा उसी के पास होएगा। कल को अगर उसके पास टाइटल नहीं होता है तो अगर मुझे कोई भी नुकसान होता है तो मैं उससे रिकवर करूंगी, एज वेल एज प्राइस भी रिकवर करूंगी, है ना। तो सबसे पहले यार मैं इसको अच्छे से रीड करवा देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना कि यार ये आ सकता है, तो मैं ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती बच्चों के साथ। सबसे पहला आता है कंडीशन एज टू टाइटल। पहली इम्प्लाइड कंडीशन, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब जब तक स्पेसिफिकली ना कहा जाए, एज द फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर इज दैट इन केस ऑफ सेल ही हैज़ राइट टू सेल द गुड्स। यानी कि जो भी गुड्स हम सेलर से परचेज कर रहे हैं तो हम ये अज्यूम कर लेंगे इस गुड्स का टाइटल उसके पास होएगा। कल को अगर उसके टाइटल में कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो फिर ये सिचुएशन में मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकती हूँ, मतलब रेपोडेट कर सकती हूँ और मैं अपने पैसे भी रिकवर कर सकती हूँ, डैमेजेस भी क्लेम कर सकती हूँ जो भी मुझे होंगे, है ना। तो क्या कहते हैं,
In every contract of sale, unless there is an agreement to the contrary, the first implied condition on the part of the seller is that in case of sale, he has a right to sell the goods. He has a right to sell the goods. ठीक है ना, उसके पास goods को sell करने का right होएगा. In case of an agreement to sell, he will have right to sell the goods at a time when the property is to pass. ठीक है ना यार? In simple words, the condition implies that the seller has the right to sell the goods at a time when the property is to pass. आई बात समझ में? और अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव होता है तो फिर ये केस में बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपोडेट भी कर सकता है और डैमेजेस भी रिकवर कर सकता है. ठीक है, आज एक एग्जांपल मैं करा देती हूँ यार. एक एग्जांपल कराऊंगी, ज़्यादा नहीं कराऊंगी ना. बाकी तुम लोगों ने क्लास में मैंने ऑलरेडी बहुत करा के रखे ना, क्योंकि मुझे पूरा सेल्स ऑफ गुड जल्दी जल्दी रिवाइज करवाना है आप लोगों को, ताकि सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए. और फिर इसके बाद ना आप लोगों को ना यूट्यूब चैनल पे मैं आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी अपलोड कर रही हूँ. एग्जाम में जाने से पहले सारे एग्जाम के क्वेश्चंस प्लीज कर लेना. ए परचेज अ ट्रैक्टर फ्रॉम बी. ठीक है, ए ने एक ट्रैक्टर परचेज किया बी से, हु हैड नो टाइटल टू इट. ओ त्रिकी, ए ने ट्रैक्टर परचेज किया, बी के पास टाइटल ही नहीं है. After 2 months, the true owner spotted the tractor and demanded it from A. Held that A was bound to hand over the tractor to its true owner. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे लग जाएगी ना nemo that could not have it. जिसके पास टाइटल नहीं है वो टाइटल आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता है, और जो ट्रू ओनर है उसके पास ऑब्सोल्यूट टाइटल होता है. तो फिर अगर यहाँ पे क्या हुआ है, बी ने ए को ट्रैक्टर बेच दिया, लेकिन थर्ड पार्टी आके कहता है कि ये ट्रैक्टर मेरा है, तो ए तो बाउंड है इस पर्सन को ट्रैक्टर देने के लिए. तो ए का तो नुकसान हो गया. नहीं, ए का नुकसान क्या हो गया है सर? सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहता है कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई है. भाई इम्प्लाइड कंडीशन है, कंडीशन एज टू टाइटल ना. और कल को अगर उस किसी भी गुड्स का टाइटल सेलर के पास नहीं होता है और सेलर ने हमें वो बेच दिया होता है, तो सेलर से हम अपना पैसा भी रिकवर कर सकते हैं, एज वेल एज डैमेजेस भी रिकवर कर सकते हैं. देखो क्या कहते हैं, ए वॉज बाउंड टू हैंड ओवर द ट्रैक्टर टू इट्स ट्रू ओनर एंड दैट ए कुड सू बी द सेलर विदाउट टाइटल फॉर द रिकवरी ऑफ द परचेज प्राइस. आई बात समझ में? तो यहाँ पे ए के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, एज वेल एज डैमेजेस को रिकवर कर सकता है. सेल बाय डिस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट केस. आरटीपी में बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन के. सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मैंने अभी एक जीता जागता उदाहरण दिया था. कौन सा मैम एग्जाम्पल दिया था? मैंने आपसे कहा कि मान लो मैं एक मिठाई की शॉप पे गई, मान लो मैं मधुरिमा गई, और मधुरिमा में मैंने उनसे कहा कि मुझे 1 किलो काजू कतली दे दो. तो काजू कतली 1 किलो फ्रेश काजू कतली दे दो. अब उन्होंने काजू कतली की जगह मुझे पेड़े दे दिए, मोतीचूर के लड्डू दे दिए. तो फिर यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया था ना कि मुझे क्या चाहिए, तुमने मुझे मोतीचूर के लड्डू दे दिए. मैं उठा के मुंह पे मारेगी और अपने पूरे पैसे भी वापस लेगी, एज वेल एज डैमेजेस भी लेगी अगर मुझे कोई हुए होंगे तो, है ना. Where there is a contract of sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. और अगर गुड डिस्क्रिप्शन को नहीं करस्पॉन्ड कर रहे हैं तो मैं वो गुड्स उठा के मुंह पे मारेगी सेलर को, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करेगी, अपने पैसे भी वापस लेगी, और अगर मुझे कोई लॉस हुआ है तो मैं डैमेजेस भी रिकवर करेगी. This rule is based on the principle that if you contract to sell peas, you cannot compel the buyer to take beans, है ना. The buyer is not bound to accept and pay the goods which are not accordance with the description of goods. आई बात समझ में? That it has to be determined whether the buyer has undertaken to purchase the goods by their description. ठीक है ना यार. कुछ एक एग्जाम्पल दे देते हैं यार, एक दो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं आपके बुक के. क्या एग्जाम्पल्स हैं? A at Kolkata sells to B 12 bags of waste silk on its way to Kolkata. There is an implied condition that the silk shall be such as is known in the market as waste silk. If it not, B is entitled to reject the goods. Very simple, है ना. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि a ship was contracted to be sold as a copper fastened vessel, बट एक्चुअली इट वॉज ओनली पार्सली कॉपर फास्टेंड. तो बायर जो है वो उसको ब्रीच तोड़ सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि मेरे को कॉपर फास्टेंड वेसल चाहिए था, आपने पार्सली कॉपर फास्टेंड वेसल मेरे को डिलीवर किया. तो ये केस में जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है. तो पहली कंडीशन हमारी बन जाती है कंडीशन एज टू टाइटल, दूसरी बन जाती है कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, तीसरी आती है सेल बाय सैंपल. अगर कॉन्ट्रैक्ट में मैंने सैंपल दिखाया है या बताया है तो उसके सैंपल के अकॉर्डिंग ही गुड्स होना चाहिए. अगर कॉन्ट्रैक्ट में बायर ने कोई सैंपल दिखाया है सेलर को तो सैंपल के अकॉर्डिंग गुड्स होना चाहिए, और अगर सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो फिर बायर के पास राइट है कि वो गुड उठा के उसके मुंह पे मारो, यानी कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो एंड राइट टू रिकवर डैमेजेस, और डैमेजेस को भी रिकवर कर सकते हो, है ना. सेल बाय सैंपल. आ जाओ सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सुना. मान लो मैं गई एक मिठाई की शॉप पे
और मैंने वहाँ पे ना उनसे कहा कि भैया मुझे ना फ्रेश काजू कतली चाहिए। तो उन्होंने कहा मैम ये लो काजू कतली और टेस्ट करो, देखो फ्रेश है या नहीं है। तो मैंने वो काजू कतली को टेस्ट किया, एकदम फ्रेश है यार, एकदम फ्रेश है, यही पैक कर दो 1 kg ना। उन्होंने पैक कर दिया। उन्होंने काजू कतली मुझे टेस्ट करने को कहा, मैंने वो काजू कतली टेस्ट कर ली और मैंने कहा हाँ हाँ एकदम फ्रेश है यार, यही पैक कर दो। उन्होंने कहा ओके मैम ठीक है, पैक कर दिया। मैं घर लेके आई, मैंने काजू कतली का डब्बा खोला, पता चला उसमें तो सारे ना पुराने काजू कतली है यार, वो फ्रेश काजू कतली है ही नहीं। जो मैंने खाया था एक्चुअल में वो तो वो है ही नहीं। तो इसका मतलब है जो सैंपल मैंने टेस्ट किया था और मैंने कहा था हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, वो गुड्स अगर अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है तो मैं उठाने का वो सैंपल को और सेलर के मुंह पे मारने का और अपने पूरे पैसे भी वापस लेने का, और जो मुझे लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, डैमेजेस हुए हैं, वो भी रिकवर करने का। आई बात समझ में? In a contract of sale by sample, there is an implied condition that the bulk shall correspond with the sample in quality. ठीक है ना? And the buyer shall have reasonably opportunity of comparing the bulk with the sample. आई बात समझ में? और अगर according to sample नहीं हुआ तो ये केस में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हैं। बोल भाई कहानी समझ में आती है क्या? और बोलोगे कहाँ से यार, ऑनलाइन चल रहा है, रिकॉर्डेड चल रहा है। ओके तो हमारे जो गुड्स हैं वो सैंपल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर बायर ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कोई भी सैंपल बता रखा है तो वो गुड्स अकॉर्डिंग टू सैंपल होने चाहिए। ठीक है ना यार? ओके मैम इतनी बात तो हमें समझ में आती है ना? आप सुनो ध्यान से। अब सेम एग्जाम्पल दे रखा जो मैंने दिया था वैसे एग्जाम्पल है, आप कर लेना है ना। अब आगे बात करते हैं। सर यहाँ पे देखते हैं द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल। देखो अगर मैं कोई भी गुड्स परचेज कर रही हूँ और मैंने सैंपल दिया है और वो गुड्स अकॉर्डिंग टू सैंपल दिख रहा है, बट अगर उनमें कुछ क्वालिटी वाइज या क्वांटिटी वाइज कुछ भी गड़बड़ है तो ये सब कुछ मैं वो गुड्स को वापस सेलर के मुंह पे मार सकती है ना। तो यानी जो गुड्स हैं वो क्या होने चाहिए? शुड बी इन मर्चेंटेबल क्वालिटी होने चाहिए, है ना, विच वुड नॉट बी अपेरेंट ऑन अ रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। मान लो मैंने सैंपल दिया लेकिन ऑर्डिनरी डेलीगेंस से मैं उसके डिफेक्ट को देख नहीं सकती। अगर मैंने कोई सैंपल दिखाया और सेलर ने अकॉर्डिंग टू सैंपल मुझे गुड्स दे दिया, लेकिन अगर मैं मान लो उस सैंपल में कोई डिफेक्ट है और मैं ऑर्डिनरी डेलीगेंस से उसको नहीं देख सकती, बाद में जब मैं घर लेके गई और मैंने उसको देखा तो पता चला कि उसमें जो डिफेक्ट थे वो अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं था या उसकी क्वालिटी अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं थी, तो फिर मैं वापस सेलर के मुंह पे उसको मार सकती है ना। तो क्या कहते हैं? दिस कंटेन इज एप्लीकेबल ओनली विद रिगार्ड टू डिफेक्ट्स विच कुड नॉट बी डिस्कवर्ड बाई ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स इफ द डिफेक्ट्स आर लैटेंट। मतलब कि वो हिडन डिफेक्ट हैं और अगर बायर उनको ऑर्डिनरी डेलीगेंस नहीं देख सकता है तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको बता दे, है ना, या उनके अगर डिफेक्ट है गुड्स में तो वो उन गुड्स को ना बेचें। अगर कल को बाद में बायर की नॉलेज में आता है कि अरे यार ये गुड्स में डिफेक्ट था, तो ये केस में बायर के पास राइट है कि वो सेलर को उसके मुंह पे मार के अपने पैसे वापस ले सकता है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है। अ कंपनी सोल्ड सर्टेन शूज मेड of special sole by sample for the French army. The shoes were found to contain paper not discovered by ordinary inspection. Hell, the buyer was entitled to refund the price plus damages. आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर बायर ने सेल में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सैंपल दिखा रहा है तो वो जो गुड्स है वो अकॉर्डिंग टू सैंपल होना चाहिए, एज वेल एज उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी अकॉर्डिंग टू सैंपल होनी चाहिए। अगर क्वालिटी एंड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है और वो जो हिडन डिफेक्ट है वो ऑर्डिनरी डेलीगेंस से नहीं दिख रहे हैं, तो ये केस में अगर बाद में ऐसा होता है बायर को वो डिफेक्ट दिखते हैं तो बायर के पास दो राइट आ जाएंगे, राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट टू रिकवर डैमेजेस। ठीक है? सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। जैसे वो मैंने मिठाई वाला एग्जाम्पल दिया था, ये बेस्ट एग्जाम्पल बनता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एग्जाम्पल, कि अगर मैं एक मिठाई की शॉप पे गई और मैंने उनसे कहा कि काजू कतली देना, काजू कतली देना डिस्क्रिप्शन हो गया, काजू कतली मुझे चाहिए, तो काजू कतली क्या हो गया? डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है ना यार? सैंपल हो गया और सेल बाय डिस्क्रिप्शन भी हो गया हमारा, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपकी बुक का दिया हुआ है, एक बार वो भी करवा देते हैं। ए एग्री टू सेल बी, ए एग्री विद बी टू सेल सर्टेन ऑयल डिस्क्राइब एज रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल वारंटेड ओनली इक्वल टू सैंपल। तो उसने डिस्क्राइब भी किया कि मुझे कौन सा ऑयल चाहिए और उसने सैंपल भी दिया कि इस सैंपल के तरीके का ही होना चाहिए। तो फिर वो गुड्स ना अकॉर्डिंग टू वो जो गुड्स है वो डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल दोनों को ही फुलफिल कर रहा होना चाहिए। अगली कंडीशन आती है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ये क्या है सर? वैसे तो ये कंडीशन नहीं होती, वैसे ये वारंटी होती है। ये कंडीशन नहीं होती, वारंटी होती है, बट तीन कंडीशंस पे तीन सिचुएशन होती है, उन तीन सिचुएशन पे हम इसको कंडीशन ट्रीट करते हैं, वारंटी ट्रीट नहीं करते। वैसे होती है वारंटी है, बट तीन कंडीशन पे हम इसको
कंडीशन ट्रीट करते हैं, अदरवाइज ये वारंटी ही होती है। अब देखिए ध्यान से, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस। आई बात समझ में? मैं यही बात आप लोगों से कह रही थी यार, ये कंडीशन नहीं होती है, ये वारंटी होती है। ये कंडीशन नहीं होती है, वारंटी होती है। देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द क्वालिटी ऑफ फिटनेस ऑफ गुड्स, है ना, ये वारंटी होती है। बट 3 सिचुएशंस होती हैं, 3 सिचुएशन बेटा क्वालिटी ऑफ फिटनेस को कंडीशन बना देती है। मैम कौन कौन से होते हैं यार वो, सर सुनेंगे ध्यान से। There is implied condition on the part of the seller that the goods supplied shall be reasonably fit for the purpose for which the buyer wants them, provided the following condition are fulfilled। तो quality of fitness वारंटी की जगह कंडीशन बन जाएगी। देखो बेटा, मैं मान लो कोई गुड्स लेने के लिए गई, मैं कोई किसी गुड्स को परचेज करने के लिए गई, मैं एक ऐसे सेलर के पास गई जो उन पर्टिकुलर गुड्स में डील कर रहा है, ठीक है। और जब मैं सेलर के पास गई तो मैंने सेलर से कहा कि देखो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप मुझे बता दो कि ये कौन सा गुड्स अच्छा रहेगा, कौन सा गुड्स बुरा रहेगा। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट एग्जांपल है। मान लो मैं एक शॉपकीपर के पास गई और मुझे एक ना सिल्क की साड़ी परचेज करनी है, मुझे खादी सिल्क की साड़ी परचेज करनी है। तो मैं एक सिल्क हाउस में गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे ना एक खादी सिल्क की साड़ी आप दे दो, दिखा दो। लेकिन मैंने सेलर से कहा कि देखो सेलर जी, मैंने इससे पहले कभी भी खादी सिल्क नहीं पहना है, मुझे नहीं पता है कि खादी सिल्क कैसा होता है। आप जैसा बताओगे, अगर आप बता दोगे कि ये खादी सिल्क है तो मैं वो परचेज कर लूंगी। यानी कि जो सेलर है, मैं कहाँ गई हूँ, सिल्क हाउस गई हूँ, यानी कि सेलर ना सिल्क में ही डील कर रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी, मैंने ना सेलर को अपना पर्पस बता दिया कि मुझे खादी सिल्क चाहिए क्योंकि और कोई सिल्क मेरी स्किन को सूट नहीं करता है, मुझे रैशेस आते हैं, मुझे सिर्फ खादी सिल्क ही चाहिए। लेकिन मैं पहली बार खादी सिल्क पहनने जा रही हूँ क्योंकि खादी सिल्क कोई कह रहा था कि इस पर्टिकुलर चीज, मतलब सेंसिटिव स्किन पे वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं खादी सिल्क, है ना। तो मैंने क्या किया, मैं सेलर के पास गई, मैं मॉडर्न सिल्क हाउस गई या सिल्क हाउस गई, जो पर्टिकुलर सेलर उस पर्टिकुलर गुड्स में डील कर रहा है, और मैंने सेलर को अपना पर्पस बताया कि भाई मुझे इसलिए सिल्क की साड़ी चाहिए और मुझे नहीं पता है खादी सिल्क कैसा होता है, आप जो बता दोगे मैं वही परचेज कर लूंगी। यानी सेलर, बायर ने अपने आप को पूरी तरीके से डिपेंडेंट कर दिया सेलर के ऊपर, और सेलर इस पर्टिकुलर गुड्स में डील कर रहा है, और साथ ही साथ बायर ने अपना पर्पस बता दिया है कि किस लिए मुझे ये गुड्स चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन, ये 3 सिचुएशन फुलफिल कर दो तो क्वालिटी ऑफ फिटनेस कंडीशन बन जाएगी। क्वालिटी ऑफ फिटनेस वारंटी होती है, क्वालिटी ऑफ फिटनेस कंडीशन बन जाएगी अगर 3 सिचुएशन फुलफिल हो। पहली सिचुएशन है कि सेलर नोन हो, सेलर उस पर्टिकुलर गुड्स में डील कर रहा हो। दूसरी, बायर ने अपना पर्पस डिस्क्लोज कर दिया हो। तीसरी, बायर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो सेलर के ऊपर। और अब अगर सेलर कोई गुड्स दे रहा है और वो बायर के पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहा है तो ये केस में यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी, कंडीशन बन जाएगी क्वालिटी ऑफ फिटनेस की, और यहाँ पे अगर ब्रीच हुआ तो बायर के पास 2 राइट्स वापस आ जाएंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, द बायर शुड हैव मेड नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। द बायर शुड रिलाई ऑन द स्किल और जजमेंट ऑफ द सेलर। देखो पहले मैंने आपसे बताया था ना, क्या कहा था, द बायर शुड हैव मेड नोन टू द सेलर, यानी बायर ने अपना पर्पस बता दिया है और वो पूरी तरीके से सेलर के ऊपर डिपेंडेंट है और सेलर उस पर्टिकुलर गुड्स में डील कर रहा है। तो ये केस में यहाँ पे हमारी जो है कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस, ये कंडीशन बन जाएगी, ना कि ये वारंटी रहेगी। इन सम केसेस द पर्पस में बी असरटेन फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज और फ्रॉम द नेचर ऑफ द गुड सोल्ड, और इसके बेसिस पे ये क्वालिटी ऑफ फिटनेस कंडीशन ट्रीट की जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए बॉट अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ फ्रॉम बी अ डेंटिस्ट बट द सेट वॉज नॉट फिट फॉर एज माउथ। अब डॉक्टर है, तुम्हें तो पता है ना कि यार ये कौन सा टीथ फिट होएगा, कौन सा टीथ फिट नहीं होएगा। जो बेचारा पेशेंट है वो तो पूरी तरीके से डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है ना, और डॉक्टर का काम ही यही है। ए रिजेक्टेड द सेट ऑफ टीथ एंड क्लेम द रिफंड ऑफ प्राइस। क्या ए को रिफंड मिल सकता है? It was held that A was entitled to do so as the only purpose for which he wanted the set of teeth was not fulfilling। आई बात समझ में? तो फिर ऊपर वाली ये तीनों कंडीशन यहाँ पे कंप्लाई हो रही है इस वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, A went to B's shop and asked for a merit swing machine. B gave A same and A paid the price. A relied on the trade name of the machine rather than on the skill or judgment of the seller. ओ यहाँ पे कंडीशन ऑफ क्वालिटी ऑफ फिटनेस नहीं लगने वाली है। क्यों नहीं लगने वाली? क्योंकि बायर ने अपने आप को डिपेंडेंट नहीं किया सेलर के ऊपर। बायर ने एक पर्टिकुलर मशीन मांगी और सेलर ने उसको वो दे दिया, और बायर ने किसी पर्टिकुलर ब्रांड की मांगी है ना,
यानी कि बायर ना सेलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सेलर से उसने कोई भी एडवाइस नहीं ली, तो सेलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बायर ने अपनी बुद्धि और विवेक का यूज़ किया है, अपने स्किल और जजमेंट का यूज़ किया है, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ फिटनेस ये कंडीशन नहीं होगी। इन दिस केस देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस ऑफ द मशीन फॉर बायर्स पर्टिकुलर पर्पज, ठीक है। एज जनरल रूल इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द बायर कि आप भी गुड्स को एग्जामिन कर लो, और अगर आपके गुड्स फिट फॉर पर्पज नहीं है तो आप उन गुड्स को मत लो, ठीक है ना यार। तो केबी टेम्परेचर भी लगेगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, मर्चेंटेबिलिटी इस पे आपके आरटीपी में अभी रिसेंटली ना, अभी इस वाले में जून 2023 के लिए जो आरटीपी आई है, इस पे एक केस स्टडी पड़ा हुआ है, मैंने उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया है, आप लोग उसको कर लेंगे। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी पे एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी ये भी क्या है, हमारी कंडीशन है। अब ये क्या कहती है यार, ये कहती है वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, तो गुड्स अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन और अकॉर्डिंग टू सैंपल, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर सेलर किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए नोन है, जाना जाता है, और हम उसके पास गए उस गुड्स को परचेज करने के लिए, और वो गुड्स अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन या अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है, या जिस पर्टिकुलर गुड्स के लिए वो जाना जाता है वो गुड्स उस क्वालिटी का नहीं है, तो ये केस में यहाँ पे ब्रीच ऑफ मर्चेंटेबिलिटी होती है। There are two requirements for this condition to apply. Goods should be bought by description. मैंने goods को describe किया हो कि मुझे ये वाला goods चाहिए, and the seller should be dealer in goods of that description, ठीक है ना यार। और अगर मैंने seller को describe किया कि मुझे ये goods चाहिए और seller उन goods में deal कर रहा है और कल को वो goods according to description नहीं हुए, तो यहाँ पे breach of merchantability हो जाएगी। यहाँ पे देखो, if a person order motor horn from a manufacturer of horn and the horn supplied are scratched and damaged owing and bad packaging, तो ये केस में ब्रीच ऑफ मर्चेंटेबिलिटी होएगी, क्योंकि आप ना गुड्स को बेच रहे हो तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए, वो नया माल होना चाहिए, स्क्रैच नहीं होना चाहिए यार, है ना। अब यहाँ पे देखो, A bought a black velvet cloth from C and found it damaged by white ants. अब यहाँ पे क्या है, ए ने एक वेलवेट क्लोथ परचेज किया, एक वेलवेट जैकेट परचेज करी सी से, और बट वो डैमेज था, उसको डैमेज कर दिया था चीटियों ने, तो ये केस में बेटा यहाँ पे ब्रीच ऑफ मर्चेंटेबिलिटी है। आई बात समझ में। एंड लास्ट कंडीशन आती है हमारे पास, कंडीशन एज टू होलसमनेस। ये क्या है, कंडीशन एज टू होलसमनेस का मतलब होता है जब भी हम किसी भी ईटेबल गुड्स को परचेज करते हैं तो ईटेबल गुड्स ना ईटेबल होना चाहिए, खाने योग्य होना चाहिए, और अगर वो ईटेबल गुड्स ईटेबल नहीं हुआ तो ये सिचुएशन में होलसमनेस का ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। In case of eatable and in the case of eatables and provisions, in addition to the implied condition as to merchantability, there is another condition. कौन सी होनी चाहिए, कंडीशन as to wholesomeness, है ना। For example, A supplied F with a milk. The milk contained typhoid germs. F's wife consumed the milk and was infected and died. Hell, there was a breach of condition as to fitness and A was liable to pay damages. आई बात समझ में। तो यार ये मैंने आपको कंडीशन कवर करी है, प्लीज़ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से देखना है ना। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट, इम्प्लाइड कंडीशन कौन कौन सी। सबसे पहले कंडीशन एज टू टाइटल, जिससे भी गुड्स परचेज कर रहे हैं उसके पास उसका टाइटल होना चाहिए, और कल को उसका टाइटल नहीं हुआ और उसने हमें वो गुड्स बेच दिया और वो गुड्स खराब निकल गया, तो ये केस में हम उनसे उसके पैसे रिकवर कर सकते हैं, एज वेल एज डैमेजेस भी रिकवर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, जब भी हम किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं और बायर ने अगर डिस्क्रिप्शन दे दिया है, डिस्क्राइब किया है कि गुड्स ऐसा होना चाहिए, तो वो गुड्स अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। सेल बाय सैंपल, अगर गुड्स को परचेज करते समय सेलर बायर ने कोई सैंपल दिखाया है तो अकॉर्डिंग टू सैंपल वो गुड्स होना चाहिए। सेल बाय सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन, अगर सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन है तो वो गुड्स अकॉर्डिंग टू सैंपल एंड अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। क्वालिटी, कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस, अगर हमने किसी भी गुड्स को परचेज किया है, तीन सिचुएशन अगर उसमें इम्पोज कर दें तो ये क्वालिटी और फिटनेस कंडीशन बन जाएगी, अदरवाइज हम इसको वारंटी ही ट्रीट करते हैं ना। कौन सी वो तीन कंडीशन है, किसी भी सेलर से अगर हम किसी भी गुड्स को परचेज कर रहे हैं और वो सेलर उस पर्टिकुलर गुड्स को डील कर रहा है, उस पर्टिकुलर गुड्स में डील कर रहा है, और हमने कोई गुड्स परचेज करना है और किस लिए परचेज करना है, हमने अपना पर्पज अगर सेलर को बता दिया है, अगर अपना पर्पज डिसाइड बता दिया है और हम सेलर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, तो तीन सिचुएशन जहाँ पूरी होंगी वहाँ पे कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ये कंडीशन बन जाएगी, अदरवाइज हम इसको वारंटी ही ट्रीट करेंगे। फिर आता है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कोई पर्टिकुलर सेलर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नोन है तो वो पर्टिकुलर गुड्स उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, साथ ही साथ वो जो गुड्स हैं वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज फिट होने चाहिए। कंडीशन एज टू होलसमनेस, जब भी किसी गुड्स को परचेज करेंगे और वो अगर वो ईटेबल गुड्स हैं तो वो ईटेबल होने चाहिए, और अगर वो ईटेबल नहीं होते हैं, अगर उसमें कोई डिफेक्ट होता है, वो ख़राब होते हैं ना, पुराने होते हैं, तो ये केस में हम लोग सेलर के मुंह पे वो गुड्स मार के अपने पैसे भी वापस ले सकते हैं, एज वेल एज डैमेजेस भी ले सकते हैं, है ना।
चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है, बच्चों ने तो एकदम बवाल मचा दिया, बच्चे मेरे साथ रिवीजन पे लगे हुए हैं, क्या बात है। और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको ना किस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लैरिटी नहीं रही या कहाँ पे आपको दिक्कत आई, तो वो मैं और भी आगे ना वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगी, है ना। कोई मैं टॉपिक अगर ले रही होंगी ना क्वेश्चन में, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दिक्कत आई होगी तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको क्लियर करवा दूंगी, ठीक है आगे। क्योंकि मैं ये जो रिवीजन क्लास है ना, मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना, लाइव नहीं हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो हम, और आप लोगों की डिमांड आएगी कि मैम लाइव पढ़ाइए, लाइव पे क्वेश्चन भी पूछेंगे और लाइव पढ़ेंगे, तो हम लोग लाइव भी क्लास लेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं रिकॉर्डेड ले रही हूँ, बट अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के रिवीजन हम लाइव लें तो ये सब कुछ हम लाइव भी लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ इम्प्लाइड वारंटी पे। It is a warranty which the law implies into the contract of sale. In other words, it is a stipulation which has not been included in the contract of sale in express words, but the law presumes that the party have incorporated it into their contract. अब देखो वारंटी, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉर्म करते समय सेलर ने कुछ बता दिया है कि इस गुड्स में अगर ऐसा हुआ तो हम आपको ये देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ये एक्सप्रेस वारंटी हो जाती है। इसके अलावा कुछ कुछ इम्प्लाइड वारंटी भी है। इम्प्लाइड वारंटी का मतलब होता है लॉ ये अज्यूम करता है, इम्प्लाइड वारंटी का मतलब होता है लॉ ये अज्यूम करता है, जब भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करोगे लॉ ये अज्यूम करेगा कि ये इम्प्लाइड वारंटी है। और अगर इन चार चीजों का ब्रीच होता है तो ये केस में बायर के पास हमेशा राइट है, राइट टू रिकवर डैमेजेस। यहाँ पे देखो ब्रीच ऑफ कंडीशन पे दो राइट आएंगे, राइट टू रेपुटेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट टू रिकवर डैमेजेस, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी पे सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट मिलेगा, राइट टू रिकवर डैमेजेस, ठीक है ना। आ जाओ, कौन सी चार कंडीशन वारंटी है एक बार देख लेते हैं फटाफट फटाफट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुल्लू गुल्लू। चलो कलर भी चेंज करते हैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। जैसे ही सेलर ने बायर को गुड्स बेचा, सर इमीडिएटली ना बायर को उस गुड्स को एंजॉय करने के राइट आ जाते हैं, है ना। यानी जो उसको पोजीशन मिलना चाहिए वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कल को अगर सेलर ने बायर को कोई भी गुड्स बेचा और सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, इसकी वजह से बायर भी उस गुड्स को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो ये केस में बायर के पास डैमेजेस को रिकवर करने का राइट आ जाएगा। आई बात समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स बाय अ लैपटॉप फ्रॉम वाई, आफ्टर द परचेज एक्स स्पेंड सम मनी ऑन इट्स रिपेयर एंड यूज फॉर सम टाइम। Unknown to the parties, it turns out that a laptop was stolen and was taken from X and delivered to its rightful owner. Y shall be held responsible for a breach and X is entitled to damages of not only for the price but also the cost of repair. यानी कि एक सेलर है, उसने किसी बायर को कोई गुड्स बेचा और वो उसका टाइटल क्या था, डिफेक्टिव था, चोरी का आइटम था वो, और बेचारे बायर ने क्या किया, बेचारे बायर ने इसको रिपेयर करवाया, बेचारे बायर ने इसको सेलर से परचेज किया था, इसको रिपेयर करवाया, रिपेयर करवाने के बाद उसको यूज़ करा था, और इसका ट्रू ओनर आता है और ट्रू ओनर कहता है कि ये लैपटॉप मेरा है, इसको मुझे दे दो। तो बायर जब इसको लैपटॉप, भाई बायर तो बाउंड है इसको लैपटॉप देने के लिए क्योंकि ट्रू ओनर ये है, तो टाइटल इसके पास है। नाउ ये इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा भाई, ये लैपटॉप के पैसे भी वापस लेगा, प्राइस भी वापस लेगा, एज वेल एज जो रिपेयरिंग कॉस्ट थी वो भी वापस लेगा। एक बार फिर से देखना प्लीज ध्यान से प्यारे बच्चों, एक्स बाय अ लैपटॉप फ्रॉम वाई, आफ्टर द परचेज एक्स स्पेंड सम मनी ऑन इट्स रिपेयर एंड यूजेज इट फॉर सम टाइम। एक्स ने एक लैपटॉप परचेज किया था वाई से और फिर बाद में उसमें कोई डिफेक्ट आ गया होगा तो वो उसको रिपेयर भी करवाता है। Unknown to the parties, it turns out that a laptop was stolen and was taken from X and delivered to its rightful owner. Oh, Trigi. Y shall be held responsible for breach and X is entitled to damages of not only for the price but also the cost of repair. इसके अलावा अगर कुछ और कोई damages हुए होंगे तो वो भी रिकवर कर सकता है। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। देखो जब भी हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो हम ये अज्यूम कर लें, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो जो गुड्स है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी लोन, कोई भी डेट वगैरह नहीं है, और अगर कोई डेट वगैरह होता है, उससे बायर को कोई नुकसान होता है, तो ये केस में सेलर उसकी भरपाई करेगा। एन इम्प्लाइड वारंटी दैट गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंसेस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर और नोन टू द बायर बिफोर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर इनटू। यहाँ पे देखो, A pledges car with C for a loan of rupees 15,000 and promises him to give its possession to the next day. A ने एक लोन लिया C से और उसको प्रॉमिस किया कि एक कार पे मैं लोन ले रहा हूँ 15,000 का और कल तुम्हें कार की डिलीवरी कर दूंगा, कल तुम्हें कार का पोजीशन दे दूंगा।
एंड ए देन सेल्स द कार इमीडिएटली टू बी। लेकिन ये बी तो चालाक निकला, ए से सी से लोन ले लिया 15,000 का कार को प्लेस करके, और बाद में दूसरे दिन वो कार को ना उसने भेज दिया बी को, who purchased it on good faith without knowing the fact. B may either ask A to clear the loan or himself may pay the loan and then file a suit against A for recovery of the money with interest. आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो मिस्टर B may either ask A to clear the loan, तो B क्या कहेगा A से, भैया लोन रिकवर करो, तुमने लोन लिया है, मेरे को क्या मतलब है ना? पूरा केस देखो क्या हुआ। A ने एक लोन लिया C से और ये कार को प्लेज करने की बात कर, इसके पास एक कार थी, ये इस कार को प्लेज करने की बात कर रहा था, कहा था कि पैसे ले लिए 15,000 का लोन ले लिया और बोला कि मैं ये कार तुम्हें कल डिलीवर कर दूंगा। अच्छा, और बाद में क्या हुआ, इन्होंने दूसरे दिन ही मिस्टर बी को ये कार भेज दी ना। मिस्टर बी ने ये कार परचेज करी गुड फेथ में, उसको तो नॉलेज भी नहीं था कि कार को उसने प्लेस कर दिया है। तो ये केस में मिस्टर बी ए को बोल सकता है, सुन ए, तू ना सी को पैसे दे दे, अदरवाइज मैं तेरे खिलाफ ना कोर्ट जाऊंगा और मुकदमा फाइल करूंगा, और बी को अगर जो भी नुकसान हुआ होगा तो वो डैमेजेस रिकवर करेगा ए से। आई बात समझ में? तो बी ना स्वतंत्र है, बी ना अज्यूम कर सकता है कि जो भी वो गुड्स परचेज कर रहा है वो फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस है, और अगर किसी गुड्स में कोई इनकम्बरेंसेस पाए जाते हैं तो ये सिचुएशन में इसको ना रिकवर कर लेगा वो सेलर से। वारंटी एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, तो मैंने आप लोगों को बताया था क्वालिटी ऑफ फिटनेस ये वारंटी ही होती है, ये कंडीशन तो होती नहीं है, लेकिन 3 सिचुएशन पे कंडीशन बन जाती है ना। एंड implied warranty as to quality of fitness for a particular purpose may be annexed or attached by the usage of trade. तो ये हमेशा वारंटी होती है, जब भी हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी और फिटनेस होती है वो जो बायर ने डिमांड करी है वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। एंड अगला आता है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजर नेचर ऑफ गुड्स। जब भी हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो फिर ये सिचुएशन में अगर गुड्स डेंजर नेचर है तो हम ना उस पर डिस्क्लोज करेंगे ये गुड्स डेंजर नेचर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना ये कप है, इस कप के इर्द गिर्द ना कुछ भी नहीं लिखा, बट अगर इसमें हॉट टी है ना तो फिर ना यहाँ पे ना मेरे स्टाफ को यहाँ पे लिखना चाहिए हॉट टी, है ना, अदरवाइज मैं जली ना तो मैंने ना उनको डैमेजेस क्लेम करना है। मजाक कर रही हूँ। जब भी हम किसी सेलर से कोई गुड्स परचेज करते हैं वो डेंजर इन नेचर होता है, तो ये ना सेलर की जिम्मेवारी होती है कि वो उस पर ना एक डिस्क्लोजर दे कि ये गुड्स ना डेंजर इन नेचर है, और अगर ऐसा नहीं होएगा तो फिर कल को बायर को कोई भी नुकसान होता है तो वो बायर सेलर से डैमेजेस क्लेम कर सकता है ना। जैसे मॉर्टिन परचेज करते हो तो मॉर्टिन पे लिखा होता है कॉशन, छोटे बच्चों से दूर रखें, तो ये क्या है, ये बेटा ये डिस्क्लोजर है कि जब भी कोई बायर कोई किसी गुड्स को परचेज कर रहा है और वो गुड्स में कोई भी डेंजरस या हजार्डस एलिमेंट्स हैं तो ये केस में बायर सेलर एक क्या लो कि डिस्क्लोजर देगा कि ये गुड्स को ऐसे यूज़ करें ऐसे ना यूज़ करें, है ना। तो ये चीज़ देना जरूरी है, और कल को अगर सेलर ने डिस्क्लोजर नहीं दिया और वो जो गुड्स है वो हजार्डस इन नेचर हुए तो फिर ये सिचुएशन में बायर सेलर से डैमेजेस रिकवर कर सकता है ना। तो ये कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कैसे फॉर्म करे वो खत्म किया था। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटी खत्म कर ली। नाउ अगले पे हम लोग मूव कर रहे हैं केवी टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिम है ना, केवी टेम्परेचर। लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर। मैम बायर ही क्यों अवेयर रहे, सेलर को बताना पड़ेगा डिफेक्ट को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। केवी टेम्परेचर ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब होता है बी लेट द बायर बी अवेयर। बायर जब भी तुम किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए जाओ तो तुम अवेयर हो, यानी तुम ध्यान दो कि वो जो गुड्स हैं वो तुम्हारे पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं फुलफिल कर रहे हैं। अगर तुम किसी भी गुड्स को परचेज करते हो और अपने आँख नाक कान मुंह बंद करके जाते हो और ख़राब गुड्स लेके आते हो तो सेलर लाइबल नहीं होएगा। क्यों मैम, क्या सेलर डिफेक्ट बताने के लिए लाइबल नहीं है? ऑफकोर्स नहीं है सर। लॉ कहता है कि जो सेलर है वो अपने ही गुड्स के डिफेक्ट बताने के लिए लाइबल नहीं है। ये बायर तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम्हें ना ध्यान देना है, तुम्हें ना अपने आँख नाक कान मुंह खुले रखने, तुम्हें आंखों से देखना है कि अच्छा ये गुड्स खराब है, अच्छा है। तुम्हें मुंह से बोलना है, क्वेश्चन करने, ये गुड्स कब का है, इसकी एक्सपायरी डेट कब की है, ऐसा वैसा। उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को तुम्हें देखना है। तुम्हें अपनी नाक भी खुली रखनी है। अगर ईटेबल आइटम खाने जा रहे हो तो महसूस करो बैड स्मेल तो नहीं आ रही है, गंदा तो फूड नहीं है, खराब तो नहीं है, है ना।
तो तुम्हें खुद सतर्क रहना पड़ेगा। और अगर तुम खुद सतर्क नहीं हो तो फिर अगर तुम सतर्कता नहीं दिखाते हो, तुम अवेयर नहीं हो और तुम कोई गुड्स परचेज करते हो और बाद में वो गुड्स ना खराब निकलता है, तो उसमें ना तुम बायर को इल्जाम नहीं दे सकते कि सेलर को इल्जाम नहीं दे सकते कि सेलर तुमने खराब गुड्स बेचे हमें। देखो क्या कहते हैं, in the case of sales of goods, the doctrine of caveat emptor means let the buyer be aware when seller display their goods in the open market. It is for the buyers to make a proper selection or choice of the goods. If the goods turn out to be defective, he cannot hold the seller liable, and the seller is no way responsible. मैंने यही बात बतानी है आप लोगों को, the seller is no way responsible for the bad selection of the buyer. आई बात समझ में? And the seller is not bound to disclose a defect in the goods which he is selling. ठीक है ना यार? तो सेलर अपने गुड्स के डिफेक्ट को बताने के लिए लाइबल नहीं है ना? It is a duty of the buyer to satisfy himself before buying the goods that the goods will serve for the purpose which they are being bought. If the goods turn out to be defective or do not serve his purpose, or if he depends on his own skill or judgment, the buyer cannot hold the seller responsible. आई बात समझ में? आ जाओ। अब इस मैक्सिम के ना कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब है यहाँ पे बायर तुम्हें अवेयर रहने की आवश्यकता नहीं है, अगर यहाँ पे गड़बड़ हुई ना तो सेलर ही लाइबल होएगा, है ना सर। एक्सेप्शन में आता है फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, है ना, वेयर द बायर मेक्स नोन टू द सेलर। बायर ना बता रहा है सेलर को, याद आ रही है आप लोगों को कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, जहाँ पे ना बायर ना अपना पर्पस डिस्क्लोज कर रहा है सेलर को। बायर बता रहा है सेलर को कि ये मेरा पर्पस है, ये मैं इसलिए गुड्स को परचेज कर रहा हूं और मैं पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट हूं, अपने आप को पूरी तरह डिपेंड कर देता है सेलर के ऊपर। तो आप बेचारा सेलर ना बेटा जिम्मेवारी के बोझ तले दब जाता है और अब सेलर की जिम्मेवारी बनती है कि वो बायर को सही गुड्स दे, है ना। तो कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस, जब भी कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस आएगी, मैंने आप लोगों को बता रखी, तो मैं यहाँ पे डिटेल में और नहीं जा रही हूँ। कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस, जहां पे बायर अपने पर्पस को बता देता है सेलर को, तो यहाँ पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अब वो वही गुड्स देगा जो बायर के पर्पस को फुलफिल करेगा। यहाँ पे लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगेगा। आई बात समझ में? आ जाओ। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अगला जाओ। Goods purchased under patent or brand name. In case where the goods are purchased under its patent name or brand name, there is no implied condition that the goods shall be fit for any particular purpose. तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर ब्रांड नेम और ट्रेड नेम के अंतर्गत लिया तो यहाँ पे भी लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगती है, आप वो गुड्स को परचेज कर लेते हो। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, अगर बायर ने डिस्क्रिप्शन दिया है सेलर को, अगर बायर ने सेलर को डिस्क्रिप्शन दिया है कि मेरा जो गुड्स है वो ऐसा होना चाहिए, तो अब यहाँ पे बायर को अवेयर रहेगा। सेलर डिस्क्राइब कर देना बायर ने, आप गुड्स ना तुम उसी के अकॉर्डिंग दो। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे ना बर्फी चाहिए, दूध की बर्फी चाहिए, तो आपको दूध की बर्फी देनी पड़ेगी हमें। वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स सेल करेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, एंड इफ इट इज नॉट सो द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, अगर बायर ने डिस्क्राइब कर दिया अपना पर्पज, तो फिर गुड्स ना अकॉर्डिंग टू मर्चेंटेबल क्वालिटी होने चाहिए। वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। और अगर नहीं है तो रूल ऑफ केवेट एम्पटर इज नॉट एप्लीकेबल। जहाँ पे कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी लगेगी वहाँ पे केवेट एम्पटर काम नहीं करेगा। सेल बाय सैंपल, अगर बायर ने सैंपल दिया है तो गुड्स अकॉर्डिंग टू सैंपल होने चाहिए, फिर वहाँ पे लेट द बायर बी अवेयर क्यों लगाओगे यार। गुड्स बाय सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे भी नहीं लगने वाली है। ट्रेड और यूसेज का मतलब होता है कि मान लो एक सेलर ना एक पर्टिकुलर गुड्स में डील कर रहा है और एक बायर लगातार कंटिन्यूअसली उससे वो गुड्स परचेज कर रहा है, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं ना क्लोथिंग सेक्टर में हूँ और मैं क्लोथ्स को बेचती हूँ और मैं एक होलसेलर के पास जाती हूँ और मैं उससे गुड्स परचेज करती हूँ बल्क में, और मैं वही गुड्स फर्दर मार्केट में बेचती हूँ, है ना। तो अगर मैं एक रेडीमेड सेलर के पास जाके रेडीमेड क्लोथ्स परचेज कर रही हूँ, तो मैं इस बात को अज्यूम कर सकती हूँ कि वो गुड्स
जो लोग रेडीमेड गुड्स पहन, जो लोग रेडीमेड क्लोथ्स पहनते हैं वो उनके लिए फिट होएंगे। अगर मैं एक क्लोथिंग सेक्टर में डील करती हूँ और मैं रिटेलर हूँ और मैंने किसी होलसेलर से कुछ रेडीमेड क्लोथ्स परचेज किए, तो मैं ये अज्यूम कर लूँगी कि ये जो क्लोथ्स वो होलसेलर बेच रहा है मुझे, वो लोगों के लिए अच्छे होंगे, लोगों के लिए वो फिट होंगे। और अगर कल को वो गुड्स रेडीमेड सेल करने लायक नहीं होते तो ये केस में यहाँ पे केवट टेम्पटर नहीं लगेगा, क्योंकि भाई मैं तो हमेशा आपसे परचेज करती हूँ और आप ऐसे गुड्स बेचते हो जिनको मैं फर्दर मार्केट में रेडीमेड बेच सकती हूँ, और आपने मुझे कुछ ऐसे गुड्स बेचे जो फर्दर मैं आगे रेडीमेड नहीं बेच सकती हूँ, तो ये थोड़ा नहीं होता है। यहाँ पे यूसेज ऑफ ट्रेड लगेगी। An implied warranty or condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the uses of trade, and if the seller deviates from that, this rule of Cabot Emptor is not applicable. In a ready-made garment business, there is an implied condition by uses of trade that garment shall be reasonably fit on the buyer. अब मैं एक होलसेलर से लेके फर्दर मार्केट में सेल करती हूँ अपने बायर को, और बायर कह रहे हैं वो गुड्स मेरे को फिट ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये तो मैं उसके मुंह पे मारेगी होलसेलर की कि तुमने कौन से गुड्स मुझे बेच दिए, है ना। यहाँ पे मैं खुद चेक नहीं करेगी। सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और गिल्टी ऑफ फ्रॉड। अगर सेलर ने जानबूझ के कोई डिफेक्ट, मतलब जानबूझ के ना छिपा लिया, गुड्स में डिफेक्ट है, बायर देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्टिव एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, जानबूझ के उन्होंने फैक्ट को छुपा लिया सेलर ने, या मिस रिप्रेजेंटेशन करी या फ्रॉड किया, तो फिर ये केस में केवट टेम्पर थोड़ा ना लगेगा। सेलर ने छुपा लिया, बेचारा बायर्स ऑर्डिनरी डेलीगेंस में वो डिफेक्ट को निकाल ही नहीं पाया, तो इसमें बायर की अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसमें सेलर तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है, तुमने फ्रॉड करके गुड्स थोड़े ना बेचने। Where the seller sells the goods by making some misrepresentation or fraud and the buyer relies on it, or when the seller actively conceals some defect on the goods so that some could not be discovered by the buyer on reasonable examination, तो केवट टेम्पटर अप्लाई नहीं होगी, और यहाँ पे सेलर तुम खुद ही लाइबल हो गए यार, है ना। तो सर यहाँ तक की हमने कहानी कर ली। अब हमारे पास पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये रिवीजन करेंगे और मुझे अपना फीडबैक भी देंगे, और अगर आप लोगों की डिमांड आती है मेरे पास कि मैम आप लाइव क्लासेस करवाएं रिवीजन के, तो हम ऑफकोर्स लाइव में भी आपके साथ अवेलेबल रहेंगे। पहले हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक करेंगे, फिर हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद बाकी एक्ट्स करेंगे, ठीक है ना यार। जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है फटाफट फटाफट हम उनको करवा देंगे, और मुश्किल से 3 घंटे में 3.5 घंटे में हमारा पूरा सेल्स ऑफ गुड्स खत्म हो जाएगा, तो 3.5 घंटे में आपको ना 15 नंबर मिल जाएंगे यार, तो अच्छा है। तो आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट कर लिया, तो इसके बाद हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो करने जाएँ 3rd यूनिट की, तो 3rd यूनिट भी आप लोग लगे हाथ देख लेंगे।